नमस्कार साथियों, आज टेक लीगल S4 चैनल पर हमारे वरिष्ठ समाज सेवी तथा पीपीआईडी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य माननीय राजा राम साहवाल, जो पूर्व में कई पार्टियों में जैसे बहुजन समाज पार्टी में भी जिला अध्यक्ष एवं अन्य पदों पर पदासीन रह चुके हैं, वर्तमान में उन पार्टियों से इस्तीफा देके पीपीआईडी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। मैं उनसे आज जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे आज यह जानने का प्रयास कर रहा हूं कि आज जिस तरह से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक तरह से तानाखींची चल रही है, तानाशाही चल रही है, सरकार अपने हिसाब से बात रख रही है और सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से बात रख रही है। कुछ विशेष मैटर हैं जिस मैटर पर सुप्रीम कोर्ट खुद नियम कानून बना रहा है और खुद अपनी ही कानून व्यवस्था लागू कराने का प्रयास कर रहा है। जो कार्य सरकार को करना चाहिए था वह कार्य आज सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। और ये एक अहम मुद्दा जो कोलेजियम है, कोलिजियम को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में लगातार तकरार जारी है। सरकार का मानना यह है कि जजों की भर्ती जजों के द्वारा करने से एक तरह से लाल फीताशाही या भाई भतीजावाद बढ़ रहा है और यह बहुत ही अप्रासंगिक लगता है कि जज ही जज की नियुक्ति करे। यह है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के कानून मंत्री जो हैं किरण रिजिजू तथा अपने उपराष्ट्रपति जो हैं वह भी इस पर सवालिया निशान उठा चुके हैं। और कई बार जो कोलेजियम जो सर्वोच्च न्यायालय जजों की भर्ती के लिए सिफारिश सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजता है उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट वापस कर देती है, यह कहते हुए कि आपने जो नाम सिलेक्शन किया है वो सही नहीं है। तो क्या यह जो सर्वोच्च न्यायालय का मंशा है या जो सरकार का मंशा है कि जजों की नियुक्ति करने का जो अधिकार कोलेजियम में दिया गया है वह सही नहीं है? तो आपका क्या राय है? क्या जजों की भर्ती करने के लिए सरकार उपयुक्त है या जो हमारा 1993 यानी 1993 से वैसे 1999 से जो प्रणाली चली आ रही है कि जजों की भर्ती जज ही करेंगे क्योंकि जज को उस संबंध में अच्छी जानकारी होती है, तो क्या यह जो प्रक्रिया चली आ रही है यह उपयुक्त है, आपके हिसाब से सही है या जो सरकार कह रही है वह सही है? कृपया आप इस पे अपना राय व्यक्त करें। जहां तक मेरा ख्याल है, न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की पीठ के द्वारा एक तरह से फैसला किया कि जजों की भर्ती किस प्रकार की जाए। उन्होंने 3 आधार प्रस्तुत किए हैं जिसको मैंने लिखा है, इसे मैं स्पष्ट कर दूं पहले, इसके बाद उस पर चर्चा होगी। पहला, न्यायपालिका को सरकार से अलग एवं स्वतंत्र बनाए रखने के लिए जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया एकीकृत, भागीदारी वाली और परामर्श के तहत चलने वाली होनी चाहिए और यह जरूरी है कि इस प्रक्रिया की शुरुआत भारत के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाला कोलेजियम करे। और दूसरा यह कि अनुच्छेद 124(2) और 217(1) में चूंकि परामर्श के बाद लिखा गया है, इसलिए जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति की सर्वोच्चता नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के तहत चलने वाले राष्ट्रपति उच्च न्यायपालिका की नियुक्तियों का संचालन नहीं कर सकते। तीसरा आधार दिया है, क्योंकि जजों को इस बात की बेहतर जानकारी होती है कि किस जज की नियुक्ति की जानी चाहिए, इसलिए उनका परामर्श अनिवार्य है और उनकी सलाह को राष्ट्रपति खारिज नहीं कर सकते। ये उनका कोलिजियम को लाने के विषय पर ये 3 आधार
खड़ा किया है। इन तीनों आधारों के ऊपर कोलिजियम को स्टैंड किए हैं, लागू किया गया है। अब इसका हम एक तरह से कहना चाहिए कि इस पर विचार यदि करते हैं, इसका डीएनए करते हैं, तो यह साफ साफ दिखता है। जो पहला है आधार, पहले हम वहां से करना चाहेंगे कि न्यायपालिका को सरकार से अलग एवं स्वतंत्र बनाए रखने के लिए जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया एकीकृत भागीदारी वाली और परामर्श के तहत चलने वाली होनी चाहिए। यहां तक तो ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये जरूरी है, होना ही चाहिए। हाँ, इसके आगे वो लिखते हैं, उनका विचार जो है ये आगे ये है, और ये जरूरी है कि इस प्रक्रिया की शुरुआत भारत के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाला कोलेजियम करे। ये फॉल्ट है, इतना ही है, गलत है। नहीं, ये फॉल्ट आप किस बेस पर कर सकते हैं भाई? हमारा मत ये है कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करनी है, तो कौन सा जज, जैसे लोअर कोर्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कौन सा जज अच्छा फैसला कर रहा है, उनके फैसलों की जानकारी हाई कोर्ट के जजों को होगी या कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की होगी। क्योंकि लोअर कोर्ट के जजों के को फैसलों को चैलेंज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है, तो उनके फैसलों में वो कौन सी फैसला किए हैं, क्या वो वाकई में न्याय प्रदान कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, उनकी जानकारी तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों को ही होगी। अब आम पब्लिक को या सरकार को कौन सा जज अच्छा न्याय करता है उसकी तो जानकारी होगी नहीं। तो यह वाला आप कैसे फॉल्ट कर सकते हैं कि यह फॉल्ट है? नहीं, इसमें जो है मेरा ये कहना है कि जो पहला आधार उन्होंने खड़ा किया है, इस आधार को जैसे उन्होंने कहा कि सरकार से अलग होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, ये तो है, ये तो संविधान में भी है। हाँ, ये सही है, इसको हम सही मानते हैं, ये तो संवैधानिक है। यदि वो सरकार के अधीन रह करके काम करेगा तो सरकार जो है अपने हिसाब से काम कराएगी, बिल्कुल सही। और असंवैधानिक जो है फैसले कराना चाहेगी, तो ये अलग होना उसको अनिवार्य है। लेकिन यहां पर मैं एक चीज देखना चाहता हूं कि इन आधारों पर जिसे बेंच ने प्रस्तुत किया है उस पर कई सवाल उपस्थित होते हैं। न्यायपालिका को सरकार से अलग एवं क्या स्वतंत्र होना चाहिए? उत्तर में मैं ये कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका अवश्य सरकार से अलग एवं स्वतंत्र होना चाहिए, परंतु क्या ऐसी स्वतंत्रता चाहिए जिससे न्यायपालिका निरंकुश एवं असंवैधानिक भी हो जाए, तथा ऐसा भी जो संविधान के विरुद्ध फैसला करे और जनतंत्री सरकार एवं सरकार की तथा उसके भी ऊपर जो देश के प्रथम व्यक्ति सर्वोच्च सेना नायक अर्थात राष्ट्रपति की संवैधानिक अधिकार को चुनौती दे दे? नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी न्यायपालिका असंवैधानिक निर्णय कर ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि आज जो आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका असंवैधानिक निर्णय करने लगे या निरंकुश हो जाए, तो न्यायपालिका को निरंकुश होने का तो सवाल ही नहीं उठता। न्यायपालिका पर अंकुश लगाने के लिए सरकार तो हमेशा तैयार है या कटिबद्ध है, सरकार के पास हमेशा पावर है। अगर कोई न्यायपालिका संविधान के विपरीत जाके निर्णय पारित कर रही है तो सरकार के पास पावर है, वो लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत ले आ दे और 2/3 बहुमत से वो जज को निष्कासित कर सकती है। तो असंवैधानिक होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं, तो यहाँ जो कोलिजियम लाया गया इसके लिए तो मैं देखता हूं कि जो धारा 124(2) और 217(1) में जो व्यवस्था है वो अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने क्या इसको फॉल्ट दिखाया है कि जो है परामर्श है, परामर्श के बाद लिखता है। परामर्श क्या है? परामर्श तो ठीक है, परामर्श ही है, लेकिन परामर्श तो यदि सहमति आप मानते हैं तो ये अवैधानिक हुआ कि नहीं हुआ? अवैधानिक हुआ, आपका कहना सही है। देखिए, थोड़ा सा इस पृष्ठभूमि पर जाने के लिए हम लोगों को आजादी के बाद के 20 वर्ष देखना होगा। आजादी के 20 वर्ष बाद को अगर हम देखें तो हम यह पाते हैं कि जो जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ 47 में, सन 51 में चुनाव हुआ, उस समय के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वो राष्ट्रपति अपने आप में स्वतंत्र हुआ करते थे।
पहले के जो राष्ट्रपति हुए हैं, राष्ट्रपति ने सरकार से प्रश्न पूछने का हिम्मत किया है। राष्ट्रपति ने सत्ता पार्टी से प्रश्न पूछा है कि इस तरह से आप नियम कैसे बना सकते हैं। लेकिन अगर हम आजादी के कुछ वर्षों को छोड़ दें तो आज जो राष्ट्रपति बनते हैं, राष्ट्रपति कहने के लिए तो देश के सर्वोच्च नागरिक माने जाते हैं, सरकार के प्रमुख माने जाते हैं, लेकिन आज जो राष्ट्रपति है, हकीकत यह है कि सत्ता पक्ष के वो कठपुतली मात्र हैं। सत्ता पक्ष जो कहेगी उसको राष्ट्रपति करने के लिए बाध्य है, उससे विपरीत नहीं जा सकते हैं। तो जब उससे विपरीत राष्ट्रपति नहीं जा सकते हैं, तब अगर हम इसको माने कि परामर्श या सलाह, तब तो ये कुल मिला के ये है कि जो सरकार कहेगी उसको आप जज बना दीजिए। अब उसको जज बनाने के बाद फिर सरकार जैसे दबाव, माने एक तरह से न्यायपालिका पर दबाव सरकार का हो जाएगा। अगर आप इस चीज को मानते हैं कि सरकार जो परामर्श लिखा है उसको सहमति मान ले, ये परामर्श नहीं सहमति है, और सहमति न माने परामर्श माने, तो माने जो कोलेजियम चयनित कर रहा है, लिस्ट भेज रहा है, उसको राष्ट्रपति खारिज कर दे और सरकार जिसको कहे उसको जज बना दे, तब तो ये डायरेक्ट रूप से सरकार का अंकुश हो गया न्यायपालिका पर। नहीं, जो परामर्श है, परामर्श को परामर्श ही रहने दे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो परामर्श ही मानिए, उसको परामर्श ही मानिए। हाँ, लेकिन नाम सजेस्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? नाम कौन सजेस्ट करेगा कि कौन सा वकील या कौन सा जज अच्छा कार्य कर रहा है? यह तो उस प्रणाली से जो जुड़ा व्यक्ति है वही तो सजेस्ट कर पाएगा। हाँ, तो ठीक है, परामर्श को ही आप परामर्श मानिए, लेकिन इसको सहमति यदि बना देते हैं तो वो गलत हो जाता है। वो आपका कहना सही है, हम परामर्श ही मानते हैं। तो परामर्श मानने के बाद अब अगर मान लीजिए हमने 20 लोगों का नाम भेजा, तो 20 लोगों के नाम पर आप डिबेट करके आप 2-4 लोगों को मान लीजिए डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। लेकिन आप अगर ये कहें कि नहीं, इस 20 के 20 में से सारे अयोग्य हैं, तो ये कहां तक जायज है? नहीं, ऐसा नहीं है। 20 के बजाय यदि 20 जजों की नियुक्ति की अनिवार्यता दिख रही है, आवश्यकता है, तो वहां पर पूरा पैनल बना करके दे, प्राथमिकता के आधार पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 100 जजों को वो सिफारिश में दे दें कि इनमें से आप चयन कर लें, यह भी तो जरूरी है। और यदि ये एकीकृत और भागीदारी वाली जो बात बोल रहे हैं, ये लोकतंत्र का पहला कृत्य ही होता है कि सभी की भागीदारी देना होगा, हर वर्ग की भागीदारी उसमें होगी, और हर वर्ग बकरी चराने वाला नहीं होगा, वह योग्य ही होगा। नहीं, वो भागीदारी वाली जहां तक बात आती है, भागीदारी के लिए तो सरकार नियम बना सकती है। संविधान में हालांकि जजों की नियुक्ति के लिए प्रतिनिधित्व का, रिजर्वेशन का ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है, न तो 214 में किया गया है, 217 में, और न ही 124 में किया गया है कि जजों की भर्ती में भी प्रतिनिधित्व का मामला होना चाहिए। लेकिन फिर भी आज यह प्रश्न उठाए हैं आप, तो इसके लिए तो सरकार नियम बना सकती है। सरकार चाहे, इसे मैंने नहीं उठाया है। ये जो कोलिजियम सिस्टम को जिस आधार पर स्टैंड किया गया है, खड़ा किया गया है, उसमें न्यायपालिका ने स्वयं इसे स्वीकार किया है। एकीकृत भागीदारी वाली और परामर्श के तहत चलने वाली होनी चाहिए, यह सही है। लेकिन ये इस आधार पर मैं देखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ही जो है वो व्यक्तिवाद, भाई भतीजावाद ये खड़ा कर रही है, और दोषारोपण सरकार के ऊपर लगा रही है कि वो जो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये सरकार जो है पार्टी विशेष की होती है, और राष्ट्रपति जो है सरकार से विचार करके चलने वाले, सरकार से परामर्श लेकर के चलने वाले राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति की अधिकारिता को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रपति की अधिकारिता समाप्त करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। आप देखिए, हकीकत बात यह है कि आज राष्ट्रपति जो है
केंद्र सरकार के ही अधीन है। क्योंकि केंद्र सरकार ही राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। जिसको चाहे वो राष्ट्रपति बनाए, जिसको चाहे वो उपराष्ट्रपति बनाए, क्योंकि सत्ता पक्ष है, मेजोरिटी उसके पास है, मेजोरिटी के हिसाब से राष्ट्रपति बनते हैं। हमने जैसा कि पूर्व में बताया कि पहले के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे उनमें यह शक्ति थी, उनमें यह पावर था कि वह सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछ सकता था, लेकिन आज के राष्ट्रपति में वह शक्ति, वह सामर्थ्य नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के इच्छा को या राष्ट्रपति के विचार को खत्म किया जा रहा है, तो खत्म नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसमें हम यह देख रहे हैं कि अगर हम जो आप कह रहे हैं कि माने वो एक तरह से भर्ती की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को आप चाहते हैं कि सरकार करे, तो यह अगर सरकार अगर करना चालू कर दे तो सरकार का अंकुश न्यायपालिका पर नहीं हो जाएगा? वो यहां तक आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन जब ये सरकार के लिए कहा जाता है, राष्ट्रपति के लिए कहा जाता है कि जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति की सर्वोच्चता नहीं है, ये न्यायपालिका खुद कर रही है, ये दूसरा आधार है। इस आधार पर वो राष्ट्रपति की अधिकारिता को समाप्त करने की घोषणा कर रही है, फैसला किया है, कॉलेजियम लाया है। हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये फैसला शायद 1993 में आया था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। राष्ट्रपति की सर्वोच्चता जो आप बता रहे हैं यह माने अनिवार्य नहीं है। यह क्यों परिस्थिति निर्मित हुई, यह इसी जो हम बता रहे हैं कि न्यायपालिका पर सरकार का अंकुश होने लगा। जब अंकुश होने लगा न्यायपालिका पर, न्यायपालिका स्वतंत्र होकर अपना फैसला नहीं कर पा रही थी, तब यह फैसला आया और यह फैसला अपने आप में परिपूर्ण फैसला है। और मैं मानता हूं कि किसी कीमत पर यह राष्ट्रपति को यह पावर नहीं देनी चाहिए और यह सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर नहीं देनी चाहिए कि जजों की भर्ती में राष्ट्रपति या सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी भी तरह का हस्तक्षेप हो। अगर उनका हस्तक्षेप चालू हो गया तो न्याय मिलना असंभव हो जाएगा, लोगों को न्याय ही नहीं मिल पाएगा। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी लड़ाई सरकार से हो गई, आपकी लड़ाई जब सरकार से हो गई तो आप कहां जाएंगे? न्यायपालिका में।